सो गाइस स्वागत है आप सभी का प्रदीप गिरी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। ये गाइस पूरे इंडिया का सबसे पावरफुल वीडियो होने वाला है डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक का, जिसमें मैं यूनिट एंड मेजरमेंट को बहुत कम टाइम के अंदर कवर करने वाला हूं। दोस्तों अगर ऐसा ही बाकी यूनिट्स के लिए भी आप चाहते हो तो भाई मुझे आपसे दो चीजें चाहिए। पहली चीज है ये कि आने वाला हर बच्चा पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, एंड दूसरा इस वीडियो पे अराउंड मुझे 5000 लाइक चाहिए, जिससे मुझे आपका रिएक्शन समझे, आपका रिएक्शन आपके भाई का एक्शन नेक्स्ट लेवल का होगा। और एक और चीज गाइस, मुझे अराउंड ना जो मैं बीच में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर 2000 बच्चे मुझे दिखने चाहिए। 2000 बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर दिया है, जिससे मुझे पता चले कि भाई आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो और फोकस भी कर रहे हो अच्छे तरीके से। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में हमारा स्पेशल व्हाट्सएप चैनल डिप्लोमा का दिया है, ज्वाइन कर लेना। और गाइस ऐसी बहुत बेहतरीन चीजें आएगा। और जल्दी गाइस इसका हमारा बेसिक साइंस का जो कोर्स है वो लॉन्च होने वाला है। अगर ये लेक्चर के बाद में कभी कोर्स लॉन्च होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको पिन होता हुआ दिखाई देगा, या डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, या तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। एंड बाकी सब्जेक्ट के ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं गाइस। अगर आपके बोर्ड का आपको नहीं मिल रहा तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और बोलो भाई मेरा भी लेके आओ, प्रदीप सर ने बोला है। ओके, तो चलो बिना देरी के आपके प्रदीप सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस फिजिक्स क्या होता है यही समझ लो, क्योंकि गाइस अगर आप यूनिट और मेजरमेंट की बातें कर रहे हो तो फिजिक्स को जानना बहुत जरूरी है। फिजिक्स क्या है भाई? ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो फिजिकल थ्योरीज को मेजर करने का के साथ डील करता है, और कोई भी फिजिकल थ्योरीज है उनको आइडेंटिफाई फिजिक्स के फील्ड से ही हम करते हैं। और गाइस फिजिकल क्वांटिटीज को जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं उसको हम यूनिट्स कहते हैं। अब बोलोगे सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? भाई जो भी मेजरेबल क्वांटिटी होती है जिसको मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और गाइस इस फिजिकल क्वांटिटी को हम टोटल चार तरह से मेजर कर सकते हैं। पहला है सीजीएस, दूसरा एमकेएस, तीसरा एफईएस एंड चौथा हमारा एसआई। सीजीएस का मतलब क्या होता है? सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एफईएस का मतलब होता है फूड, पाउंड, सेकंड। और एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई गाइस, एसआई मैं क्या बोलता हूं पता है? ये अपडेटेड वर्जन है। किसका अपडेटेड वर्जन है? एमकेएस का। यहां एक चीज और मुझे बोलना है जो मैं बोल देना चाहता हूं। देखो दोस्तों, इसी चैप्टर को अगर आपको डिटेल में देखना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाया है। बट गाइस अगर ये देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बट अगर आपको है कि नहीं सर मेरे को चुल है सर पूरा डिटेल में ही देखना है, तो उसका आपके भाई ने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि इसको मैं बहुत कम टाइम में खत्म करवाऊंगा, जिससे गाइस आपको रिवीजन और चीजों को फटाफट रिकॉल करना है ना, ये इनफ टू इनफ है भाई, एक बार देखो तो। इसके बाद गाइस टोटल दो टाइप के क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज है। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते। ओके, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते, ऐसे क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। एंड टोटल 7 टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। पहला लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। और गाइस ये सभी का आपको यूनिट भी पता रहना चाहिए। लेंथ का मास होता है, मास का केजी होता है, टाइम का सेकंड होता है, करंट का एम्पियर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। और इसका जो सिंबल है वो भी याद होना चाहिए गाइस। तो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर मैं आपको लेंथ बोलूं तो आपके दिमाग में तुरंत मीटर आता है। तो भाई ये खुद के मेजरमेंट पे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते। अब मैं जब दूसरा समझाऊंगा तो पहला और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी क्वांटिटी है डिराइव क्वांटिटी, जो खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती है। द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, ऐसी क्वांटिटी को हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेना जरूरी है। क्या बोलते हो हम सर? तो जैसे मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अरे भाई मीटर किसका था? अभी आपने पीछे देखा था ना, मीटर किसका था? लेंथ। और सेकंड किसका था? टाइम का। तो मतलब इसको खुद के मेजरमेंट के लिए ना इसको लेंथ और टाइम पे डिपेंडेंट रहना पड़ा, तो इसीलिए इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मुझे बताओ एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी? ऐसा मैं बीच बीच में क्वेश्चन देते जाऊंगा, हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन, बस यूनिट बता देता हूं।
एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ ये कौन सी क्वांटिटी है। अब आगे गाइस डिराइव क्वांटिटी होगी। अब गाइस हम थोड़ा वेक्टर की बात कर लेते हैं। अब ये स्केलार क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलार क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी अगर उसको जो वो ओनली बस मैग्नीट्यूड जो ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होता है, मैग्नीट्यूड पे ओनली डिपेंड होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलार क्वांटिटी। अब बोलोगे सर समझ में नहीं आया। जैसे मैं बोलूं कि ओमकार सर को बोलूं कि ओमकार सर 200 केजी के हैं। आप बोलोगे 200 केजी, आप अपने आप समझ जाओगे अरे 200 केजी मतलब एकदम भारी होंगे, खली से भी खलबली होंगे 200 केजी। तो गाइस मैंने बस नंबर बोला और आपने अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया कि ओमकार सर कैसे होंगे, 200 केजी मैंने बता दिया। तो अगर कोई भी क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाता है तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। पर अगर कोई ऐसा है जिसको जैसे मैं बोलूंगा कि मेरी कार कितने स्पीड में, जैसे ओमकार सर मुझे बता रहे कि सर अभी अभी आपकी बाइक ना 100 की स्पीड में इस साइड भाग रहा था, कोई लेके भाग रहा था। तो वो बताने के लिए उनको दो चीजें बतानी पड़ी, मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ा और साथ में नंबर भी बताना पड़ा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए ओनली और ओनली बस मैग्नीट्यूड की मतलब नंबर की जरूरत पड़ती है, उसको स्केलर क्वांटिटी। इसका प्यारा एग्जांपल मैंने आप सभी को मास दे दिया। एक एग्जांपल आप लोगों भी कमेंट बॉक्स में लिखोगे। दूसरा, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल भाई ले लेते हैं मोमेंटम। ओके, मोमेंटम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये कौन सी क्वांटिटी है। अच्छा मुझे बताना। एक्सेलरेशन, फोर्स, गाइस ये हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो सबसे अलग होगा। ओके, बताओ मुझे करंट, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। से बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करेंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ओके, पर लिखना, मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे आंसर देते हैं। अगला, ये ऐसे ही एग्जाम में नहीं आने वाला, मैं ऐसे रैंडमली आपसे पूछ रहा हूं। ओके, अब वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर को गाइस अगर हमें वेक्टर दिखाना, वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो गाइस मैग्नीट्यूड मान लो ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम एरो, इस तरह से एरो से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी तो एरो से, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो ओनली ऐसी सिंबल से। सिंबल है मतलब ये ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली नंबर है, बट ये हमें क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन भी दिखाई रहा है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मतलब वेक्टर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब गाइस अगर मान लो दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में, मतलब फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो दोनों का रिजल्टन मतलब दोनों का टोटल क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। सेम लाइन और सेम डायरेक्शन में तो क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। बट अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, मान लो एक इस साइड है और एक इस साइड है, एक इस साइड है, ये 5 और ये 3, तो भाई दो अगर सेम लाइन में है, लाइन सेम है। ओके, मैं इधर बना दूं, ओके, सेम लाइन में बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर इनका टोटल रिजल्टन निकालना है तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 5 में से 3 चला गया, 2 हो गया। चलो वेक्टर है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, पर सर डायरेक्शन कौन से साइड होगा। जब गाइस जो भी वेक्टर जिस बड़ा डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला, ये देखो ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड है, तो इस रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा। ओके, मतलब कहने का मतलब अगर सेम लाइन और सेम डायरेक्शन में तो ऐड होता है, सेम लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जो उसका डायरेक्शन होगा, जो बड़ा वाला वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, अब गाइस ये तो सेम लाइन की बात होगी, बट अगर कोई ऐसा वेक्टर है जो डिफरेंट लाइन में है,
तो भाई हम कैसे ऐड करेंगे? सेम लाइन में है, सेम में ट्रैवल कर रहा है तो प्लस कर देंगे, सेम लाइन में अपोजिट में है तो माइनस कर देंगे। बट ऐसा क्यों? कहीं एनी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, किसी भी एनी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, अगर मुझे उसका रिजल्टेंट निकालना है तो हमें यहाँ जनरली दो लॉ यूज करना पड़ता है। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम फॉर वेक्टर एडिशन। ओके, ये दो हमें यूज करना पड़ता है। तो ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन क्या है, क्या बताता है? देखो गाइस, ये पहला वेक्टर है, ओके, और ये दूसरा वेक्टर, ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, सेम लाइन में डिफरेंट डायरेक्शन में। इन दोनों का अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, दोनों का क्या निकालना, टोटल निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, इसका वाला देखो, इसका हेड और ये वाले वेक्टर का टेल, ये दोनों को ज्वाइन किया जाता है, और इसका वाला हेड और इसका वाला टेल दोनों को ज्वाइन करके इसका रिजल्टेंट निकाला जाता है। मतलब P बार प्लस Q बार, ये रिजल्टेंट हो गया। ये क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। तो अगर डिफरेंट डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो उनको ऐड एक रूल से करते हैं, ऐसे अपने मुंह उठा के कैसे भी नहीं कर देंगे। उनको ऐड करने के लिए, मान लो दो फोर्सेस हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको ऐड करने के लिए हम ट्रायंगल लॉ का यूज करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अगर सेम है तो हम नॉर्मली उस तरह से कर सकते हैं, बट याद रखो ये भी ऐड करने के लिए दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। ये भी फोर्स है तो ये भी फोर्स होना चाहिए, ये फोर्स है, ये फोर्स है, पता चला ये फोर्स है और ये कुछ और मोमेंटम है, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। समझ में? दोनों कैसे होने चाहिए? सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, तो ही दोनों क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब गाइस मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से, हाँ एक और चीज यहां देखोगे, यहां जब ऐड किया जा रहा है तो पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले के टेल के साथ अटैच है, और जो उनका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट पहले वाले का हेड दूसरे वाले के टेल के साथ अटैच है, ऐसा है। तो गाइस अगर इसका डेफिनेशन आपको समझना है तो मैं एक एक लाइन आपको समझा सकता हूं। जैसे इफ टू वेक्टर डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, दो वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब करना चाहिए। ओके, याद रखना, फोर्स फोर्स रिप्रेजेंट, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, एक तरह का ट्रायंगल बन गया ना, ये क्या बन गया, ट्रायंगल। तो दो वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी, और ये क्या, एक तरह से ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल के दो साइड है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन ऑर्डर, एंड द रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट मतलब ये थर्ड साइड, देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ड्रॉन इन अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस का मतलब है कि पहले वाले का हेड दूसरे वाले का टेल, पहले वाले का हेड एंड दूसरे वाले का टेल। ओके, पहले वाला हेड, इसको बोलते हैं अपोजिट सेंस। तो गाइस एकदम सिंपल सा है, टू वेक्टर रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, और वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल बना रहे हैं ना हम लोग, टू साइड ऑफ ट्रायंगल। और थर्ड साइड क्या रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड साइड रिप्रेजेंटिंग रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। थर्ड साइड क्या, दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है। बस एक चीज याद रखने का कि ये जो अटैच है ये अपोजिट सेंस में अटैच है, मतलब पहले वाले का हेड दूसरे वाले का टेल। इस तरह से हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। एंड गाइस इसके बारे में और डिटेल में आपको समझना है तो मैंने डिटेल वाला वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दिया, जरूर उसको जाके देखना। अब दूसरा, अब ऐसा है कि दो वेक्टर सेम ही जगह से निकल रहे हैं, सेम जगह से निकल रहे हैं। ओके, अभी देखो अपोजिट सेंस में था, यहाँ ये सेम, दोनों का टेल सेम जगह पे, तो अगर दो वेक्टर सेम जगह से निकल रहे हैं तो उनको ऐड करने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। कौन सा लॉ यूज करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं, ये बातें याद रखना। तो अगर दो वेक्टर सेम जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मतलब सेम जगह से निकल रहे हैं, तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ यूज करके। तो टू वेक्टर ऑफ सेम टाइप, मैंने बोला सेम होना चाहिए, दोनों फोर्स होने चाहिए, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, आर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आर रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, और दोनों एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाले, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू में, डायरेक्शन बाय एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ओके ये देखो, ये रिजल्टेंट वेक्टर ये दोनों का रिजल्ट देगा ये वाला। और फिर हम इसको क्या करते हैं, ऐसे ज्वाइन करके हम क्या बना लेते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर बोला जाता है गाइस। ओके, अब इसके अंदर आप देखोगे गाइस कि सभी सेम जगह से निकल रहे हैं। इवन गाइस ये दोनों वेक्टर भी यहीं से निकल रहे हैं,
इनका रिजल्ट भी, ये दोनों वेक्टर p ले लो, q ले लो, r ले लो, सेम जगह से ही निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है? और फिर इसको हम लोग जोड़ के हम लोग क्या बना लेते हैं, एक मतलब कि प्रॉपर तरीके से, मतलब अपने इक्वेशंस को करने के लिए, इससे डाटा निकालने के लिए हम लोग कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमने इसको पैरेललोग्राम बना लिया। क्या बना लिया? पैरेललोग्राम। और गाइस इसके बारे में मैंने डिटेल में अराउंड 20-15 मिनट का वीडियो है, अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने इक्वेशन भी सॉल्व किया जिससे और चीजें क्लियर हो जाएगी। बट दोनों में डिफरेंस यही है, यहाँ अपोजिट सेंस में है, यहाँ सेम सेंस में, सेम जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं सभी के सब रिजल्टेंट और दोनों वेक्टर। ओके, अब बात करते हैं गाइस अगला। सबसे पहली बात तो हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन, यहाँ 2-3 डायमेंशन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, बट आपको बहुत सारे डायमेंशन की प्रैक्टिस करनी है तो भाई डिटेल वाला वीडियो देख लेना, जिससे मैंने 8-9 डायमेंशन की वहां प्रैक्टिस करवाई है। सबसे पहली बात तो गाइस हम यहाँ पहला कर लेते हैं वेलोसिटी। गाइस देखो, डायमेंशन के लिए ना आपको यूनिट्स आना चाहिए। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, यही होता है, मीटर पर सेकेंड। तो बस अब इसका डायमेंशन अगर हमें निकालना है तो LMT, मीटर क्या होता है? एक तरह का लेंथ होता है, L⁻⁴ पर मतलब डिवाइड में दिया हुआ तो इसलिए -1 और ये हो गया 0। इसका कुछ मास कहाँ दिया हुआ? ये मीटर है, मीटर मतलब लेंथ होता है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन अगर निकालने के लिए आता है, ऐसे निकाल सकते हो, ये देखो, L एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, L⁻⁴ M नहीं है ना भाई, 0, सेकेंड डिवाइड में है बट 2 है इसलिए -2 हो जाएगा। हो गया। और गाइस अब अगर आपको फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का निकालना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास LMT, एक्सेलरेशन अभी मैंने निकाल के दिखाया। ओके, मास है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा मास। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर मतलब L⁻⁴, इसकी बात कर रहा हूं। मास, एक्सेलरेशन में मास थोड़ी है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये -2। बट हमें मास और एक्सेलरेशन का थोड़ी चाहिए, हमें फोर्स का चाहिए, तो हमें दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा एक साथ। वैसे तो गाइस आपको ये फोर्स का, वर्क का, ये सभी का याद रखना चाहिए। अब देखो, इंडाइसिस का रूल जो हमने 7th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था कि अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाता था। 0 + 1 1, ये दोनों बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगा। 1 + 0 1, 0 0 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, -2 आ गया, ये हो गया। तो गाइस ये हो गया फोर्स का। इसी तरह से गाइस मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, आप मुझे प्रेशर इक्वल टू, नहीं ये वाला, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ओके, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, मास इंटू वेलोसिटी। इसका डायमेंशन फाइंड करके कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर इसका यूनिट भी आपको चाहिए तो यूनिट भी चलो मैं आपको दे देता हूं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और मास का क्या होता है? kg। इतना हिंट मैंने दे दिया है। अब गाइस क्या करना है, आप सभी को फटाक से इसका डायमेंशन फाइंड करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब आगे चलते हैं हम गाइस। अब देखो, डायमेंशन एनालिसिस मतलब डायमेंशन का जनरली हम लोग 3 चीजों के लिए यूज करते हैं। अगर तीनों इक्वेशन आपको फाइंड करना है, तीनों इक्वेशन डिटेल में फाइंड करना है, तो डिटेल मैंने वीडियो बनाया कि हर वीडियो 20-20, 25-25 मिनट का वीडियो है, जाके तीनों देख के समझ सकते हैं। बट कैसे डायमेंशन का यूज होता है मैं एक झटके में आपको बता देता हूं। पहला, फिजिकल इक्वेशंस को करेक्ट चेक करने के लिए भी हम लोग डायमेंशन का यूज करते हैं। जैसे V = U + AT, ये सही है कि नहीं? मान लो मुझे, मैं कैसे भरोसा करूं कि ये सही है, बताता हूं। ये V अभी हमने बताया, LMT, V मतलब हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था? मीटर पर सेकेंड, मीटर मतलब 1, पर सेकेंड मतलब -1, ये 0। U इनिशियल वेलोसिटी, LMT इनिशियल वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है ना भाई, तो इसका भी सेम ही रहेगा, इनिशियल हो या कुछ भी। अब AT में निकाल के आपको दिखाता हूं। LMT, L देखो एक्सेलरेशन है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं दोनों का ऐसा अलग अलग कर देता हूं। ये T का LMT, T का तो ओनली T⁻1 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये साथ में है, डिवाइड में नहीं है। नहीं तो बोलोगे सर इधर -1 क्यों नहीं लगाया? ये 0 0। अब मैं अगर एक्सेलरेशन की बात करूं, मीटर मतलब लेंथ,
पर सेकेंड स्क्वायर मतलब -2 और ये 0। बट हमें तो 80 का टोटल चाहिए, तो मैं टोटल कर देता हूं। टोटल करो, देखो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो 1 + 0 1 हो गया। इसको प्लस करो तो 0 ही है भाई, 0। इसको करो टी और टी, ये देखो माइन, इसका बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाता है, तो -2 + 1। जब भी हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा बेस सेम है तो पावर ऊपर वाला पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो टी देखो प्लस -2 में से 1 निकाला तो 1 बचेगा, एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन है। अब चेक कर लो भाई, चेक कर लो मेरे दोस्त, ये देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम है, मतलब जिससे हम पता लगा सकते हैं डायमेंशन का यूज करके कि भाई क्या होता है कि ये हमारा फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है। इसके बाद गाइस हम रिलेशंस का भी पता लगा सकते हैं। रिलेशन मतलब ये वाला रिलेशन है, फॉर्मूले का रिलेशन का भी पता लगा सकते हैं कि रिलेशन सही है कि नहीं। जैसे 12th में, वैसे तो आप डिप्लोमा में हो, मैं बताना चाहूँगा 11th 12th जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको एक सिंपल पेंडुलम वैसे आपको मिलेगा आगे जाके। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला था T = 2π √L/g। ये तो चलो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो जैसे आपको पता चल गया कि जब दोनों चीजें अगर ऊपर ऊपर है तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो ये भी कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, और अगर ये बढ़ा तो ये कम हो जाएगा। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। मैं बच्चों को डायरेक्ट ऐसे पहचानने के लिए बोलता हूँ, देखो ये दोनों ऊपर ऊपर है, मतलब ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। ये दो ये ऊपर नीचे है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। यहां देख के तो बच्चे डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट इन केस मान लो मुझे पता ही नहीं है, मुझे ऐसा पता ही नहीं है, मुझे पता है कि ये सिंपल पेंडुलम का मतलब होता है कि ये स्ट्रिंग होता है, इसके साथ कोई वेट अटैच कर दिया जाए। मान लो आपने हाथ पे स्ट्रिंग पकड़ लिया और उसके साथ वेट कोई स्पीयर अटैच कर, ऐसे गोल गोल ऐसा घुमा रहे हो, ऐसा सर्कल बना रहे हो, ऐसे 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 घुमा रहे ऐसे, तो सिंपल पेंडुलम हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंपल पेंडुलम। ओके, तो मान लो और ऐसे ऑसिलेशन परफॉर्म, या तो ऐसा वाला ले लो, ये देखो ये ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है ऐसा वाला, ये ऐसा ऐसा, ये भी सिंपल पेंडुलम हो गया हमारा। ऐसा ऐसा, ये हमारा सिंपल पेंडुलम, ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। तो उस टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का असर उसके लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या पड़ता है, ये रिलेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन। इसको पूरा डिटेल में तो आप मेरे लॉन्ग वीडियो में देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पर शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा, अगर गाइस आपको पता है कोई भी चीज ऊपर है मतलब प्लस में है और नीचे है तो माइनस में, तो हम लोग ये जो पावर है ना वो चीजें डिसाइड कर देता है। हम ये पूरे इक्वेशन के अंदर डायमेंशन का यूज करके हम क्या करेंगे, इसका पावर फाइंड करेंगे। आप देखोगे फाइनल रिजल्ट, अगर आपको देखना है तो डिटेल वीडियो में जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा। इसका जो बी की फाइनल वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, -1/2 आएगी, और इसकी वैल्यू +1/2 आएगी। प्लस -1/2 क्यों आया? क्योंकि रूट भी लगाना है, तो इसलिए उसमें दिखाया, मैंने बताया, समझ में आ जाएगा। तो माइनस से पता चला कि भाई ये नीचे चला जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा। इससे रिलेशन समझ में आ जाता है। और इसको भी ऐसे ही करना है, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो के लगा दोगे ऐसा। फिर इसके बाद गाइस इसको अलग अलग रख दो भाई। अब सबका डायमेंशन ऐसे लिख दो LMT, फिर इसका भी डायमेंशन लिख दो LMT, इसका भी डायमेंशन लिख दो LMT, ऐसे करके गाइस फिर वही करके हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। A और B की वैल्यू फाइंड हो गई तो हमें रिलेशन समझ में आ जाएगा लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टाइम पीरियड्स के साथ। तो ये भी डायमेंशन का यूज करके करते। इवन गाइस हम लोग ना कन्वर्जेंस मतलब मान लो 1 kg इक्वल टू हाउ मच ग्राम। ओके, कितना ग्राम होता है, अगर मुझे ये पता लगाना है तो भी मैं डायमेंशन का यूज करता। इवन मैंने डिटेल वीडियो के अंदर एक कन्वर्जन ये दिया है, 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग। गाइस ये जूल जो है वर्क का यूनिट है, और जो अर्ग है ना, अर्ग भी ये वर्क का यूनिट, दोनों ही वर्क का यूनिट है। सेम फिजिकल क्वांटिटी बट सिस्टम ऑफ यूनिट अलग है। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब मैंने बताया था
ये SI यूनिट है और ये CGS यूनिट है। CGS मतलब 1 जूल इक्वल टू, जैसे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है, वैसे मैं बता देता हूँ 10⁻⁷ अर्ग होता है। बट गाइस अगर ये फाइंड कर रहे हैं तो भी हम डायमेंशन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं भाई। अगर मैंने एक फाइंड करके भी दिखाया है, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए प्लीज जाके वीडियो देख लेना, जिस बच्चे को थोड़ा और समझना है कि सर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैं जूल का आपको ये भी चलो बता देता हूँ, डायमेंशन, जूल का डायमेंशन क्या होता है, LMT, L⁻², M⁻⁴, T⁻⁻², ये होता है। ओके, ये तो जाके आप देखो डायमेंशन का यूज इतने जगह पे करते हैं। आप एरर का मतलब क्या होता है गाइस, देखो जब भी हम कोई चीजें करते हैं तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, तो पहला एक ही बार एक्सपेरिमेंट करके इसको डन नहीं कर लिया जाता, हम 3-4 बार उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं और उसका एक कॉमन एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकाल के उसकी एक वैल्यू निकाली जाती है। जैसे डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अब मान लो जो मैंने अभी ये एक मशीन मैंने लाके रखा, जस्ट एग्जांपल समझाओ, एक मशीन मैंने लाके रखा, वो मशीन जितने लोग आ रहे हैं, वो मशीन क्या था, सबका मास अलग अलग दिखा रहा था। कोई खड़ा हुआ, पहले उसका 70 दिखाई दिया, फिर इसके बाद मतलब सबका 5 kg एक्स्ट्रा दिखा रहा था, 5 kg एक्स्ट्रा दिखा रहा था, तो सबका 5 kg एक्स्ट्रा दिखाएगा। तो कहने का मतलब रहना 50 चाहिए, मान लो रहना 50 चाहिए पर आर, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, रहना 50 चाहिए था, ट्रू वैल्यू 50 है, बट आ कितना रहा था, मेजर वैल्यू 70, तो एरर कितने का हो गया, 20 का। इतना एरर नहीं कहा जाता, इतना कहा जाता कि मशीन ही घटिया है। एरर मतलब बहुत माइन्यूट होता है, पर समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ये मेजर्ड वैल्यू हो गया, ये ट्रू वैल्यू हो गया, और दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको एरर कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। एरर जनरली डिप्लोमा के हिसाब से एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसी को कांस्टेंट एरर भी कहा जाता है, दूसरा सिस्टमैटिक एरर, तीसरा रैंडम एरर। बहुत सिंपल है। इंस्ट्रूमेंटल एरर सिंपल सी बात है, इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं उसके अंदर अगर कुछ गड़बड़ आ गया जिसके कारण हमारा जो रीडिंग है वो गलत आ रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे गाइस आप मान लो अगर आपने कोई भी मतलब आप लैब में गए, आप वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हो, उसमें रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रहा है, एमीटर यूज कर रहे हो, तो जितने लोग यूज करेंगे सबका वही दिखाई देगा। कांस्टेंट एरर का मतलब रहता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर ही कांस्टेंट एरर आता है। कांस्टेंट एरर मतलब मान लो सबका एरर सेम, पहले वाले का भी 5 आया, दूसरे का भी 5 डिफरेंस, तीसरे का भी 5 डिफरेंस, सबका सेम आएगा, तो सबको हो सकता लगे कि मेरा सबका सही है क्योंकि सेम ही आ रहा है ना भाई, बट वो मशीन में ही गड़बड़ है। तो ऐसा जहाँ गड़बड़ होता है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर का गाइस मेन उसके अंदर टाइप होता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, पर्सनल एरर मतलब मेरे कारण ही, मेरा फोकस ही नहीं था, मैं जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था कुछ अच्छी चीज सामने से गुजर गई और अच्छी चीज गुजर गई तो तेरे भाई का फोकस हट गया, तो पर्सनल एरर। ओके, एक्सटर्नल किसी कॉजेस के कारण, मतलब कहीं टेम्परेचर हाई हो गया, प्रेशर हाई हो गया अचानक में, मेरी गलती नहीं थी, एक्सटर्नल कॉजेस के कारण टेम्परेचर हाई हो गया, तो ऐसे जो एरर होते हैं वो एक्सटर्नल एरर होते हैं। डिफेक्ट इन अ सिस्टम, सिस्टम के अंदर ही गड़बड़ है। बहुत बार सेटिंग, प्रॉपर सेटिंग, इंस्ट्रूमेंट, सिस्टमैटिक एरर के अंदर इंस्ट्रूमेंटल सेटिंग भी अगर प्रॉपर तरीके से आपको करने नहीं आता तो भी एरर आएगा, क्योंकि मशीन को अपने को समझना पड़ता है। ओके, यहाँ सिस्टमैटिक वे में सभी के बारे में दिया, आप जो देख सकते हो। इसके बाद गाइस ये बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला कुछ। सबसे पहली बात तो पहला ट्रू वैल्यू, मतलब मान लो हम नंबर ऑफ रीडिंग्स निकालते हैं, एक एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करते हैं तो हम एक ही रीडिंग नहीं निकालते, नंबर ऑफ रीडिंग्स निकालते हैं। मान लो मैंने नंबर ऑफ रीडिंग निकाले A2 A3 डॉट डॉट डॉट, नंबर ऑफ रीडिंग मैंने निकाले, बट मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए, एक रियल वैल्यू चाहिए, कंसीडर किया जाता है। तो अगर मान लो मैंने 3 एक्सपेरिमेंट किया तो तीनों को प्लस करता हूँ, डिवाइड बाय 3 करता हूँ, उस वैल्यू को मैं ट्रू वैल्यू कहता हूँ। समझ में आया? तो ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ट्रू वैल्यू बोलो, मीन वैल्यू बोलो, मोस्ट प्रॉपर वैल्यू बोलो, ऐसा बोला जाता है। तो A1 प्लस A2 डॉट डॉट डॉट, नंबर ऑफ रीडिंग मैंने निकाला इसलिए A ऑफ n लिख दिया, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग इसलिए डिवाइड बाय n। आप लोग मान लो 4 रीडिंग किया तो डिवाइड बाय 4 करोगे, तो ये हो गया मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू। बहुत सारे नाम है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद गाइस साथ में मैं बता देता हूं एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बताता हूं। देखो गाइस, एब्सोल्यूट एरर मोड में लिखा जाता है। मोड में इसलिए देते हैं क्योंकि आंसर अगर माइनस में आए तो भी मोड में, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि अगर हमने मोड में दिया तो हमारा आंसर पॉजिटिव में हो जाता है, इसलिए मॉडल हम लोग मॉड यूज करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा डेल्टा, जिससे हमें पता चल रहा है एब्सोल्यूट एरर है।
पहले वाले का एब्सोल्यूट एरर, पहले वाले का एब्सोल्यूट एरर, पहले वाले का एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। पहले वाले का मीन वैल्यू में से जब हम इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करते हैं तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर निकलता है। ओके, अगर एब्सोल्यूट एरर डिफाइन करने के लिए आता है, इट इज डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू। एक एक का वैल्यू जो हमने निकाला था टोटल में से पहले वाले को माइनस कर दो, एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। उसी तरह से दूसरे का निकालना है, कैसे निकालोगे, मीन वैल्यू सेकेंड वाले का, फिर इसके बाद गाइस अब मैं nth निकाल दूं, तुम 3 4 5 निकालते रहना चाहिए। तो nth वैल्यू कैसे निकालोगे, मीन वैल्यू में से nth वैल्यू को माइनस कर दो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गया। बट जितने एब्सोल्यूट, मैंने बोला कि हम ऐसा नहीं मानते, हम एक एक का नहीं मानते, हमें टोटल एवरेज निकालना पड़ता है। तो एब्सोल्यूट एरर का भी अगर मुझे मीन निकालना है, क्या करोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये समझ लो, इससे हमें समझ में आ गया कि ये एब्सोल्यूट एरर है। बस यहाँ m लगा दो या तो ऊपर बार दे दो, तो इसका मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। कैसे करोगे, ये जो वैल्यू आई है सभी का प्लस कर दो और जितना आपने वैल्यू लिया उतना डिवाइड बाय कर दो। अगर 4 वैल्यू लिया तो 4 कर दो, मैंने nth वैल्यू लिए, नंबर ऑफ वैल्यू लिए, कि मैं n से डिवाइड करूंगा। देखो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A ऑफ n डिवाइड बाय n हो गया। अब गाइस इस रिलेटिव एरर एक आता है, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर जो था, जो इसकी वैल्यू थी मीन एब्सोल्यूट एरर की, उसको जब हम ट्रू वैल्यू से जब हम डिवाइड करते हैं तो इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, ये वाली वैल्यू से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू मिलता है ट्रू वैल्यू मिलता है। अब एक और रहता है जिसको हम बोलते हैं परसेंट रिलेटिव एरर। परसेंट रिलेटिव एरर कैसे, मीन एब्सोल्यूट एरर जो था गाइस, ओके, ये मीन एब्सोल्यूट एरर व्हेन रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 देन वी गेट द वैल्यू ऑफ परसेंट रिलेटिव एरर। हो गया, पूरा का पूरा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब गाइस एक दो और छोटे टॉपिक है, ये तो मैंने यहाँ बता ही दिया। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब ऐसा एरर जिसको प्रोपगेशन ऑफ एरर भी कहते हैं। मतलब वो क्या होता है, पास होता है वो एरर। जैसे ये हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला जो हमने 9 10 में पढ़ा हुआ है। अब देखो इसके अंदर क्या है, अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, अब गाइस मैंने क्या किया, फॉर्मूला मैंने इलेक्ट्रिक करंट के लिए चेंज कर दिया। अब मान लो जो मैंने वोल्ट मीटर यूज किया उससे ही मुझे इसकी वैल्यू गलत मिल गई, थोड़ा एरर मिल गया। अब गाइस अगर इसमें एरर आ गया, भले इसमें सही है पर इसमें एरर आ गया तो भी एरर इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा और इसकी वैल्यू में भी एरर आएगा। तो इसको प्रोपगेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेट हो रहा है एरर। गलती भाई इलेक्ट्रिक करंट की नहीं थी, फिर भी वो गलत रहेगा क्योंकि वो गलत लोगों के साथ था ना। इसके बाद चलो आगे, अगला एरर इन सम एंड डिफरेंस। ये तो इतना आपको नहीं पूछा जाएगा बट थोड़ा समझ लो, नॉलेज ले लो, जानना जरूरी है, कभी कभार उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सम कैसे करते हैं एरर का, देखो इस तरह से। अगर इसको डिटेल में आप देखना चाहोगे तो मेरे डिटेल वाले वीडियो में जाके देख सकते हो, ये वैल्यू कैसा है वो भी मैंने बताया हुआ है। ये हो गया सम और डिफरेंस वाला। फिर इसके डिवीजन वाला मैं आपको बता देता हूँ, डिवीजन कैसे, ऐसे वाला एब्सोल्यूट एरर से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग दूसरे वाले का। अब गाइस एक और चीज लास्ट में दिया हुआ, जितना ज्यादा पावर इंक्रीज होता है उतना ज्यादा एरर की वैल्यू इंक्रीज होती है। कैसे सर, चलो मैं बता देता हूँ। मान लो गाइस यहाँ एक मैंने नंबर लिया 4:3 है, तो जितना पावर है, जितना ज्यादा पावर है उतना एरर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। याद रखो, उतना एरर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज ज्यादा हो जाएगी। जितना ज्यादा पावर है उतना एरर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर 10 होता तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाता, अगर 100 होता तो मल्टीप्लाई 100 हो जाता। तो भाई इस तरह से ये पूरा का पूरा मैंने टॉपिक एक ही बार में आपको बता दिया। हाँ रूल्स नहीं, अभी रूल्स बचा हुआ है भाई, रूल्स बचा हुआ है। रूल्स के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो दोस्तों,
ये रूल्स अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर पहचानने के लिए आता है ना, बहुत आसानी से ये 5 रूल अगर आपको याद है तो आप एक झटके में कर सकते हो। क्या है देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितने भी नंबर्स दिए रहते हैं भले वो डेसिमल उनके बीच में हो, बट वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर आपको इसके अंदर काउंट करने के लिए कितने बताओ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है तो आप काउंट कर लेना, 1 नाड़ मुड़े क्या मतलब 1 2 3 4 4 है। आप देखो इसके अंदर ऑल नॉन जीरो का मतलब होता नंबर्स, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3। आप मुझे बताना 6392 इसके अंदर कितना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं चेक करूंगा। इसके बाद ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो, ये नॉन जीरो स्टार्टिंग एंडिंग नॉन जीरो, और इसके बीच में अगर जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट है, काउंट किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगर बीच में नॉन जीरो मतलब नंबर, नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो भाई वो सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसके बाद गाइस अगला ये ध्यान से सुनना, ये देखो ये सभी क्या है हमारे नॉन जीरो और उसके बीच में जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट है। बट नॉन जीरो के राइट हैंड साइड में अगर जीरो है तो सिग्निफिकेंट नहीं होता। देखो लिखा है ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, नॉन जीरो के राइट हैंड साइड में अगर जीरो है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। इसके बाद गाइस ऑल जीरो टू राइट ऑफ द डेसिमल, ये ध्यान से सुनना, ऑल जीरो ये वाला इसकी बात चल रही है, ऑल जीरो ये डेसिमल के राइट हैंड साइड का जीरो और नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड का जीरो। ओके, डेसिमल राइट हैंड साइड ऑफ डेसिमल एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड में ये जो जीरो होगा इसको हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, डेसिमल के राइट हैंड साइड और नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अगर ऐसा कोई जीरो है, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं एक और, बताओ ये सिग्निफिकेंट, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है तो बोलना इतना ही है। हाँ चलो मैं इशारों में, यहाँ कितना 683, मतलब 3 ही सिग्निफिकेंट है। आप गाइस अब क्वेश्चन ये होगा बोल सर इधर तो जीरो है, तो भाई अगला रूल उसी से रिलेटेड है। अगर ध्यान से सुना, डेसिमल के राइट हैंड साइड और नॉन जीरो के भी राइट हैंड साइड, डेसिमल के भी राइट हैंड साइड में और नंबर के भी राइट हैंड साइड में अगर जीरो है, डेसिमल की बात कर रहा हूं, ये वाली बात नहीं कर रहा हूं, याद रखो यहां कोई डेसिमल नहीं था तो कंफ्यूज मत होना। यहां क्या बात चल रही है, राइट हैंड साइड ऑफ डेसिमल और नॉन जीरो के राइट, तब जीरो सिग्निफिकेंट होगा, ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहां वाला सिग्निफिकेंट डेसिमल के राइट हैंड साइड और नॉन जीरो के राइट हैंड साइड में सिग्निफिकेंट क्या होगा, सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5, जैसे अगर मैं यहां ऐड कर दूं, बताओ कितना है, बताओ कितना है, ये तो होगा नहीं, तो आप काउंट करके एग्जाम बता देना। तो गाइस यहाँ पूरा का पूरा यूनिट मैंने खत्म कर दिया, कुछ थेरी चीजें जिसको आप पढ़ सकते हो अपने बुक के अंदर का, और यहाँ मैंने मेन चीजें सब कुछ आपका खत्म कर दिया जिसको आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो, और एक ही झटके में मैंने पूरा का पूरा खत्म कर दिया। वीडियो को जितना सपोर्ट दिखा सकते हो सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि आपका प्यार और रिएक्शन मिलेगा तो आपके भाई का जलवा जारी रहेगा। जय हिंद दोस्तों।